अब हम ये बात कर लेते हैं कि भाई इन अंतिम दिनों में आपको किन चीजों का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है। तो इन अंतिम दिनों में सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ एक ही चीज है और वो है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में क्या होता है, प्रैक्टिस में आते हैं आपके मॉक टेस्ट। तो आप पहले तो नियम से एक टेस्ट डेली लगाना शुरू करें। आपको विनर्स के एप्लीकेशन पर भी इसके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा। तो मॉक टेस्ट आपको लगाना है। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाना है, ये भी आपको विनर्स के एप्लीकेशंस पर फ्री मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि सेक्शनल टेस्ट भी आपको लगाना है। अब सेक्शनल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको केवल मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो मैथ्स के टेस्ट लगाओ, केवल रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, केवल जीएस की प्रैक्टिस करनी है तो उसको सेक्शनल कहते हैं। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मॉक टेस्ट। चाहे आप प्रीवियस ईयर्स के फॉर्म में लगा लीजिए, चाहे लेटेस्ट मॉडल पेपर के आधार पे लगा लीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस के अंदर जब ये चीजें आती हैं तो मॉक टेस्ट जब आपने लगाया तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद अगला आपका बहुत जरूरी स्टेप होता है, वो होता है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब कि क्या बना, कहां गलती हो रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं पढ़ी है और पढ़ना है, कौन सी ऐसी चीज है जो पढ़ी है लेकिन फिर भी गलती हो रही है। तो एनालिसिस के बाद अगली स्टेप आती है कि उसकी फिर आप एक्शन लें। एक्शन मतलब कि अब काम किस चीज पे करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। और इसके बाद फिर आप, जैसे मैथ्स और रीजनिंग है, मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि मैथ्स और रीजनिंग में आपको ये बिल्कुल मानकर चलना चाहिए कि आपको 90% स्कोर मैथ्स रीजनिंग में खींचना है। कि अगर मैथ्स के और रीजनिंग के 35 70 सवाल हैं तो आपको 60 प्लस प्रश्न तो सही करके आना ही है, और लगभग करके आ जाते हैं, लेवल बहुत नॉर्मल रहना है। तो 90% स्कोर आपका मैथ्स और रीजनिंग का होना चाहिए। और इसके बाद फिर जीएस। तो बाकी दिन भर में फिर आप अपना मैक्सिमम टाइम जीएस को रिवीजन करने पर, कुछ नया पढ़ना है उस पर पढ़ने पर, फिर इन चीजों पे आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। और एक मॉक टेस्ट अब आपको रोज लगाना चालू कर देना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर आपको इसके साथ साथ ना थोड़ा कैलकुलेशन पर भी आपको निश्चित काम करना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन की स्पीड हमारी कम होती है और कैलकुलेशन पे बच्चे जनरली ध्यान दे नहीं पाते हैं। तो टेबल्स आप कुछ मत करो, सिर्फ अपने दिन भर का 15 मिनट का टाइम निकालो और कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करो। तो सिंप्लीफिकेशन के नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए, पहाड़े वर्ग घन वाले क्वेश्चंस हो गए, तो इनकी यूं ही प्रैक्टिस करो। नहीं है तो इनको बस ऐसे रिवाइज करो। और खासकर इसको ऐसे समय पे रखो जब आपको नींद आती हो, है ना। जैसे फ्री में दोपहर का टाइम है, आप उसमें ये वाला सिस्टम रखो तो आप देखेंगे कि इसमें बोरिंग कुछ नहीं होता ना, बस आपको याद करना है, रिवाइज करना है। कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इसी से स्पीड आएगी, इसी से आप मैथ्स को जल्दी कर पाओगे, समय बचाओगे, तो बाकी सब्जेक्ट्स में आप उसको मैनेज कर पाओगे। और एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं वो ये कि जब भी मॉक टेस्ट लगाओ तो एकदम ऐसे लगाओ जैसे आप रियल एग्जाम में बैठे हुए हो। रियल एग्जाम में बैठकर वो फील होना चाहिए। घूमते फिरते आधा अधूरा कभी मोबाइल पे बात कर लिया, नोटिफिकेशन देख लिया, ऐसे मॉक टेस्ट कभी मत लगाओ। जब भी 90 मिनट के लिए बैठो तो एकदम ऐसा मानकर कि रियल एग्जाम में बैठे हो, क्योंकि जब आप उस रियल एग्जाम की प्रैक्टिस बार बार यहां से करके जाओगे तो जब वास्तव में एग्जाम दोगे तो आप बहुत कंफर्टेबल और रिलैक्स रहोगे। नहीं तो बहुत सारे लोग एग्जाम में कंफर्टेबल हो नहीं पाते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, और उसके कारण कितना ही अच्छा पढ़ा हुआ हो पूरा परफॉर्मेंस बिगाड़ के आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मॉक टेस्ट लगाते हो ये मानकर चलो कि रियल एग्जाम में दे रहे हो। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो हमेशा कोशिश करना है कि स्टार्ट से एंड तक हर हाल में पहुंचना है। आपके पास 90 मिनट का समय है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यही मानता कि पेपर 80 मिनट का है और 10 मिनट रिजर्व रखता उन सवालों के लिए जो कैलकुलेशन में टाइम ले रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि इसको बाद में करेंगे। कभी भी ज्यादा समय लेने वाले क्वेश्चंस में फंसना नहीं। अगर बन रहा है तो ठीक है, क्योंकि कई बार आसान प्रश्न होते हैं लेकिन बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, और एक आध दो सवाल ऐसे जानबूझ के डाले जाते हैं जो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। तो समझदार बच्चे क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये ना फंसाएगा, ये प्रश्न उलझाएगा, ये बन जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 5 या 10 मिनट खराब कर दे, तो वो ऐसे सवालों को लास्ट के लिए रखते हैं। तो पहले एक राउंड आपका वो चलना चाहिए कि पहले तो वो सारे कर लो जो अपने से बन रहे हैं, फिर आखिरी का 10 मिनट या 15 मिनट जो आपकी स्पीड और प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, रिजर्व टाइम रखिए उन सवालों के लिए कि हाँ यार अब जो नहीं बना है उसको समझ लेते हैं।
तो ये एक आपका बफर टाइम या एक स्पेयर टाइम जरूर होना चाहिए, और 80 मिनट सफिशिएंट है, क्योंकि मैथ्स में समय लगता है, रीजनिंग में इतना टाइम लगता नहीं है, और जीएस में तो कोई टाइम वाला काम नहीं, पता है तो ठीक, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज, तुक्का मारने का ना बहुत प्रयास नहीं करना है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा होती है। अभी रिसेंट में जो बच्चों की हमने आंसर की और रिस्पॉन्स शीट देखी है, कई लोगों ने बहुत रिस्क लेकर और खूब तुक्के मारे हैं, और आखिरी में उसको उसका गंभीर परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग मायने रखती है कि अगर 3 सवाल गलत हुए तो आपका एक जो बेचारा सही था वो भी कुर्बानी दे जाएगा। इसलिए तुक्का नहीं मारना है, थोड़ा बहुत रिस्क जहां पे लगे कि हाँ यार मतलब उम्मीद है कि ये हो सकता है तो, नहीं तो कई लोगों की आदत क्या होती है कि अगर 120 सवाल हैं, 80 या 90 सवाल बने, अब वो 30 पूरा तुक्का मार के आते हैं, वो सोचते हैं करके तो पूरा आएंगे हम। तो आपने अगर 30 सवाल गलत करके आए तो आपके 10 और कटे तो आप 80, मतलब अगर कट ऑफ 82 गया और आपके 80 नंबर आए तो आप आउट हो गए। और अगर 90 करके एक आध दो या 2-4 तुक्के मारते तो अगर 85 तक भी आते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। तो कई लोग ये एक ऐसी मूर्खता करते हैं कि सब करके आते हैं और इतना ज्यादा तुक्का मारते हैं कि जितने सही में कट ऑफ निकल सकता था उससे भी वो नीचे आ जाते हैं, है ना। फिर नॉर्मलाइजेशन में पता नहीं क्या हो जाए, आपके मार्क्स बढ़ जाएं या कम हो जाएं। इसलिए, और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी एक्यूरेसी से कनेक्टेड है, यानी आपने ज्यादा तुक्के मारे तो आपके नॉर्मलाइजेशन उतना ही ज्यादा नेगेटिव भी जाता है, और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो नॉर्मलाइजेशन पॉजिटिव में काम करता है, तो नॉर्मलाइजेशन का असर भी पड़ता है तुक्का मारने पर, इसलिए इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी ज्यादा से ज्यादा अपना समय जो है, आपका दिन का 80% जो समय है, जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हो उसका 80% निकाल लेना, ये प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। और 20% जो आपका समय है वो आप कुछ रिवाइज करते रहो, कुछ आप सिलेबस में कवर करते रहो, कुछ आप पढ़ते रहो, उस पे जाना चाहिए। लेकिन 80% समय आपका मैक्सिमम जो है वो किस पे जाना चाहिए, प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। टेस्ट लगाइए, ऑब्जेक्टिव्स लगाइए, पुराने पेपर सॉल्व करिए। जितना प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे उतना स्पीड आएगा, और स्पीड के लिए थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है, क्योंकि जब आप लगातार मॉक टेस्ट लगाते हो, लगातार जब टेस्ट लगाते हो तो आपकी स्पीड बढ़ती है ना, पर उसमें थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए पेशेंस भी रखना है। और एक टेस्ट हर हाल में डेली लगाना है, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, है ना। और पेपर के पहले अपने आप को इतना कंफर्टेबल कर लो, इतना अच्छे से सारी चीजों को प्रैक्टिस में ले आओ कि जब आप रियल पेपर में बैठो तो आपको किसी भी प्रकार की घबराहट ना हो। उम्मीद है कि आप ये सब चीजों को अगर फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे से आप चीजों को कवर कर पाएंगे। और एक बार जब एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए तो नया पढ़ने, अभी तो आप फिर भी कुछ नया पढ़ सकते हो, कुछ पुराना छूटा उसको कवर कर लो, लेकिन जब एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए तो फिर आपको पुरानी चीजों को ही मजबूत करना है, नया पढ़ने से बचना है। जब एग्जाम डेट अनाउंस होगी तो उसके बाद मैं अलग से वीडियो बना के आपको और अच्छे से गाइड कर दूंगा कि अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिलहाल आप इतनी चीजों का ध्यान रखें, इतनी चीजों को मजबूती के साथ करें, और हर सब्जेक्ट की कुछ, हम कहते हैं कि भाई कुछ आत्माएं होती हैं, जैसे मैथ्स में रेशो और परसेंटेज जितना मजबूत होगा उतने बाकी चैप्टर्स अच्छे से बनेंगे। तो रेशो परसेंटेज को मजबूत करो, सीआई, एसआई, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चैप्टर अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो जड़ को मजबूत करो, जड़ मजबूत होगी, पेड़ अपने आप बड़ा होगा, मजबूत होगा। तो जड़ अगर कमजोर है तो फिर दिक्कत है। तो मैथ्स में 2 चैप्टर्स आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे हर चैप्टर्स की, हर सब्जेक्ट की अपनी एक आइडेंटिटी है, जो आपको समय समय पे हमने पहले भी गाइड करा है, उसको मजबूत करिए। लेटेस्ट ट्रेंड आपको बता दिया है, पिछला कट ऑफ आपको बता दिया है, प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया है, तो इन चीजों का आप पालन करें। इसके अलावा अगर आपके कोई प्रश्न ऐसे रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगले वीडियो में उन सब का ध्यान रखते हुए मैं एक और वीडियो बना के आपको गाइड कर दूंगा। फिलहाल इन चीजों को आप फॉलो करिए।